यस यारो, चलिए लेट्स डू इट. सेबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011, जिसको शॉर्ट में कहते हैं टेक ओवर कोड. सेबी सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2011. ओके, सबसे पहली चीज अगर यहां पर देखते हैं तो तीन डेफिनेशन आती है बहुत आसानी सी. पहली डेफिनेशन होती है अक्वायरर, वेरी इजी. अक्वायरर मींस एनी पर्सन हु directly or indirectly acquires or agrees to acquire, whether by himself or through or with person acting in concert with him. क्या चीजें? shares, voting right और control over a target company. आसान भाषा में यह है acquirer refers to a person who's acquiring control in the target company. बट इसमें हर चीज को डिटेल में बताई गई है कि acquire refers to एक पर्सन जो व्यक्ति खुद या तो acquire कर रहा है या फिर agreeing to acquire along with PSC shares, control, voting right in the target company. उसके बाद में आता है फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स. ये इंपॉर्टेंट है. फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स कैसे चेक करते हैं? हम ये चेक करते हैं अगर हमारे शेयर का किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, एनी स्टॉक एक्सचेंज पे पिछले एक साल में ट्रेडिंग इज 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमारे कंपनी को शेयर्स को कहा जाएगा फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड. आर वी क्लियर? अगर मान लो पिछले एक साल में नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हुए तो हम टोटल शेयर्स की जगह ले लेते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. फिर आता है टारगेट कंपनी. टारगेट कंपनी वो कंपनी है जो कि अक्वायर की जा रही है. टारगेट कंपनी रिफर्स टू अ कंपनी इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट or corporation established under a central legislation, state legislation or provincial legislation for the time being in force whose shares are listed on stock exchange. मेन चीज जो ध्यान रखनी है, टारगेट कंपनी हैज टू बी लिस्टेड. अब इनका कहना है टारगेट कंपनी रिफर्स टू अ कंपनी whose means a company includes a body corporate or corporation incorporated under either a central legislation, state legislation or a provincial legislation, जिसके shares are being acquired. तो यहां पर बेसिक डेफिनेशंस है. सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे आता है, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात है. टेक ओवर कोड की एप्लीकेबिलिटी. टेक ओवर कोड इज एप्लीकेबल ऑन एवरी लिस्टेड कंपनी. हर लिस्टेड कंपनी पे टेक ओवर कोड एप्लीकेबल है. मेन पॉइंट ये है दैट द टारगेट कंपनी हैज टू बी लिस्टेड. अक्वायरर इंडिविजुअल हो, अक्वायरर प्राइवेट कंपनी हो, अक्वायरर पब्लिक कंपनी हो, अक्वायरर पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो, फर्क नहीं पड़ता. टारगेट कंपनी हैज टू बी लिस्टेड. सो टेक ओवर कोड इज एप्लीकेबल ऑन एवरी लिस्टेड कंपनी. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑन अ कंपनी लिस्टेड ऑन आईजीपी विदाउट पब्लिक इशू. अगर आप आईजीपी पे विदाउट पब्लिक इशू लिस्ट हुए हैं तो वहां पे टेक ओवर कोड अप्लाई नहीं करता है. वहां पे आप कंपनीज को अक्वायर करो मजे में. उसके बाद में मेन टॉपिक आ जाता है मैंडेटरी ओपन ऑफर. मैंडेटरी ओपन ऑफर के दो ट्रिगर पॉइंट जो दिमाग में क्लियर होने चाहिए. वही कहानी चालू. एनी अक्वायरर अलोंग विद पीएससी इफ इंटेंड्स टू अक्वायर सच नंबर ऑफ शेयर्स दैट हिज टोटल होल्डिंग टचेस 25% in the target company, he has to first give an open offer for 26%. ये first trigger point. दूसरा trigger point, any acquirer along with PSC who is already holding 25% or more share intends to acquire more than 5% shares in one financial year, he has to first make an open offer for at least 26% shares. इसी का उल्टा कंसेप्ट देखें तो क्रीपिंग एक्विजिशन, दैट एन एक्वायरर अलोंग विद पीएससी इज ऑलरेडी होल्डिंग 25% शेयर्स इफ इंटेंड्स टू एक्वायर मोर देन 5%, तो ओपन ऑफर देना है. इट मींस एनी एक्वायरर अलोंग विद पीएससी इज ऑलरेडी होल्डिंग 25% शेयर्स एंड एक्वायर्स अप टू 5% shares is not required to give any open offer in a financial year. Are we understanding? Very easy. इसके बाद में आता है कि जब भी हम ये देखेंगे मोर देन 5% या फिर कोई भी एक्विजिशन, तो हम ग्रॉस लेंगे या नेट लेंगे? ग्रॉस लेंगे. फिर आता है वॉलंटरी ओपन ऑफर, कि मेरे ऊपर ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है ये ओपन ऑफर की, फिर भी मैं ओपन ऑफर देना चाहता हूं, वॉलंटरी ओपन ऑफर. तो वॉलंटरी ओपन ऑफर देने के लिए कुछ कंडीशंस है. क्या कंडीशन है? पहला, एलिजिबिलिटी. एनी पर्सन हु वांट्स टू गिव एन वॉलंटरी ओपन ऑफर नीड्स टू होल्ड एटलीस्ट 25% शेयर. दूसरी चीज, मिनिमम ऑफर साइज. The minimum offer size has to be 10%. तो अगर कभी भी वॉलंटरी ओपन ऑफर दे रहे हैं तो दो मेन पॉइंट, एलिजिबिलिटी, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 25% शेयर्स हैं वही वॉलंटरी ओपन ऑफर दे सकता है, एंड ओपन ऑफर हैज टू बी फॉर एटलीस्ट 10%. इसके अलावा छोटी मोटी चीजें कि जब आपका वॉलंटरी ओपन ऑफर चल रहा है तब आप मार्केट से कोई भी शेयर्स अक्वायर नहीं कर सकते. यहां तक कि वॉलंटरी ओपन ऑफर कंप्लीट होने के बाद भी कितने समय तक? 6 months तक आप मार्केट से कोई भी शेयर्स अक्वायर नहीं कर सकते. इसके दो एक्सेप्शन है, थ्रू अनदर वॉलंटरी ओपन ऑफर और थ्रू अ काउंटर ऑफर. इन दो केस के अंदर आप कर सकते हैं कंपीटिंग ऑफर. चलिए इसके बाद में बात करते हैं, सीधे आता है टॉपिक अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कंडीशनल ऑफर. व्हाट इज अ कंडीशनल ऑफर? एनी ऑफर व्हिच हैज अ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस. किसी भी ऐसे ऑफर में, ओपन ऑफर के अंदर अगर आपने मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस लगा दिया है उसे कहेंगे कंडीशनल ऑफर. व्हाट इज मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस? द मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट द एक्वायरर वांट. इफ द एक्वायरर डज नॉट गेट द मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू बाय एनी शेयर अंडर द शेयर परचेज अग्रीमेंट एज वेल एज द ओपन ऑफर. ना तो उसको ओपन ऑफर में एक भी शेयर लेना है, ना ही उसको शेयर परचेज अग्रीमेंट में एक भी शेयर लेना है. आर वी अंडरस्टैंडिंग?
काफी आसान। फिर आता है ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस को लेके हमने एक पूरा सा चार्ट बनाया हुआ है, उस चार्ट से ही ऑफर प्राइस को हमको देखना है। चार्ट 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 चार्ट, चलिए चार्ट देखेंगे, चार्ट से ऑफर प्राइस पढ़ना है, यहां से नहीं पढ़ना है। हम लोग आते हैं सीधे टाइमलाइन के ऊपर। पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट एंड डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। यहां पे कह रहे हैं कि स्टेप वाइज क्या क्या होगा, इसको लेके ऑर्गेनाइज हमने टाइमलाइन बनाया हुआ है। जैसे ही ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ, ओपन ऑफर ट्रिगर होते ही आपको क्या देना है, पब्लिक अनाउंसमेंट। ये पब्लिक अनाउंसमेंट आप देते हैं टू स्टॉक एक्सचेंज। सारे रेगुलेशन में जब भी कहा जाता है गिव अ पब्लिक अनाउंसमेंट, यू टू गिव पब्लिक अनाउंसमेंट टू स्टॉक एक्सचेंज, तो ये पब्लिक अनाउंसमेंट स्टॉक एक्सचेंज को दिया, उसके एक दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट हैज टू बी गिवन टू रिमेनिंग टू पीपल आल्सो, सेबी एंड टारगेट कंपनी। फर्दर हमारे फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट के 5 डेज के अंदर वी हैव टू गिव अ डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट इन न्यूज़पेपर, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल एंड साथ ही साथ ये डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देना है तीनों को, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज एंड टारगेट कंपनी। ठीक है सर, पब्लिक अनाउंसमेंट एक दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट बाकी दोनों को भी दिया, 5 दिन में डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दिया। अब बोलो, अब 5 दिन के अंदर आपको ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर देना है सेबी को, और इसकी कॉपी स्टॉक एक्सचेंज टारगेट कंपनी को भी दे देनी है। सेबी के पास कितने दिन का समय, 15 डेज का समय। 15 डेज का समय रहता है जिसके अंदर सेबी कैन गिव यू ऑब्जर्वेशन। 15 दिन में आपका लेटर ऑफ ऑफर फाइनलाइज हो जाएगा। जिस दिन लेटर ऑफ ऑफर फाइनलाइज हुआ उसके 7 दिन के अंदर आपको लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच कर देना है टू ऑल द शेयर होल्डर। आपके जो भी पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं सबको डिस्पैच कर दो लेटर ऑफ ऑफर। ये लेटर ऑफ ऑफर आपने शेयर होल्डर को डिस्पैच कर दिया, उसके बाद में आपका ऑफर पीरियड स्टार्ट होगा। इसको लेके भी टाइमलाइन को कनेक्ट करेंगे हम। उसके बाद में ऑफर पीरियड स्टार्ट होगा, ऑफर पीरियड विल रन फॉर 10 डेज, और जिस दिन ऑफर पीरियड क्लोज हुआ उसके 10 दिन के अंदर यू हैव टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज। हमने इसका एक और चार्ट बनाया है, ये रहा। यहां पे भी सारी चीजें कवर्ड है, एग्जैक्टली सेम चीज है, बस एक टाइमलाइन एडिशनल आएगी। लेट्स सी क्या है। सबसे पहले वापस एक बार शुरू से शुरू करते हैं। हमें देना है पब्लिक अनाउंसमेंट। जिस दिन ट्रिगर हो गया पब्लिक अनाउंसमेंट दे देंगे स्टॉक एक्सचेंज को, उसके एक दिन के अंदर दे देंगे सेबी और टारगेट कंपनी को। पब्लिक अनाउंसमेंट से 5 दिन के अंदर हम देंगे डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, टारगेट कंपनी। डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है, उसके 5 दिन के अंदर हमें ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर देना है सेबी को, उसकी कॉपी स्टॉक एक्सचेंज, टारगेट, ये तीनों को जो देना है साथ में देना होता है, तो उन दोनों को भी दे दिया। ये दे दिया, उसके 15 दिन के अंदर सेबी हमें ऑब्जर्वेशन दे सकती है, लेटर ऑफ ऑफर रेडी हो गया है। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा था, उसके 7 दिन के अंदर हम लेटर ऑफ ऑफर पब्लिक को दे देंगे और ऑफर पीरियड चालू कर देंगे। अब टाइमलाइन यहां पे एक्स्ट्रा ही आता है, लेटर ऑफ ऑफर जिस दिन फाइनलाइज हुआ उसके 12 डेज के अंदर आपका ऑफर पीरियड स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऑफर पीरियड रहेगा फॉर पीरियड ऑफ 10 डेज, उसके क्लोज होने के 10 डेज के अंदर आपको सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देनी है। टिंग टिंग टिरिंग। अगर हम देखते हैं यहां पे ये सब चीजें चलती है। एक आता है प्रोविजन ऑफ एस्क्रो। एस्क्रो में हमें पैसा जमा कराना है। सबसे पहले तो कब पैसा जमा कराना है, नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द डेट ऑफ डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट। जब भी इसको पढ़ोगे एक बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको डेट से हमें पढ़ना है हमेशा कि इफ डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट इज गिवन ऑन 5th अप्रैल, एस्क्रो टू बी क्रिएटेड प्रायर टू 3rd अप्रैल। तो समझ में आया, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट जब भी दिया है उसके 2 डेज प्रायर, उसके पहले आपका एस्क्रो क्रिएट हो जाना चाहिए। एस्क्रो में कितना पैसा आएगा, ऑन द फर्स्ट 500 करोड़ अमाउंट इक्वल टू 25%, ऑन द बैलेंस यू टू पे जस्ट 10%। प्रोसीजर हमने ऑलरेडी देखा है। इसके बाद में आता है डिस्क्लोजर। 29(1), 29(2) के डिस्क्लोजर्स आते हैं यहां पे हम ओपन ऑफर की बात नहीं करें, यहां पे सिर्फ डिस्क्लोजर की बात करते हैं। जब भी एक एक्वायरर अलोंग विद पीएससी टचेस हाउ मच 5% शेयर्स, ही हैज टू मेक अ डिस्क्लोजर टू स्टॉक एक्सचेंज एंड टारगेट कंपनी विद इन 7 डेज, विद इन 2 डेज। जब भी एक एक्वायरर अलोंग विद पीएससी एक्वायर्स करता है 5% शेयर्स, उसको डिस्क्लोजर देना है टू स्टॉक एक्सचेंज टारगेट कंपनी विद इन 2 डेज। दूसरा 29(2), दोज एक्वायरर who along with PSC are already holding 5% or more shares, whenever their change in shareholding exceeds 2%, change in shareholding exceeds 2%, they have to give a disclosure to stock exchange target company within 2 days. जबरदस्त, ये 2 इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है। इसके बाद में इजी आता है, कंटिन्यूअल वाला आता है कि कोई भी हमारा जो भी पीएससी वगैरह है जिनका 25% ज्यादा शेयर है, एवरी ईयर एंड पे उनको 7 दिन के अंदर बताने हैं कि उनका इस साल में शेयर होल्डिंग कैसा है। जो हमारे कंपनी का प्रमोटर है उसको भी 7 दिन में बताना है कि इस साल का शेयर होल्डिंग कैसा है। इसके बाद में अगर कभी भी आपने प्लेज वगैरह क्रिएट की है प्रमोटर ने, एक्वायरर ने, तो उसको 7 दिन में बताना है। ये प्लेज जिस दिन कैंसिल हो गई, वो कंप्लीट हो गई, उस दिन भी आपको 7 दिन के अंदर बताना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ईयर एंड होता है तब भी आपको एक बार इन्फॉर्म करना है कि इस साल में हमने कोई भी प्लेज को क्रिएट किया या नहीं किया। दीज आर सिंपल डिस्क्लोजर्स। द फर्स्ट डिस्क्लोजर इज अ बिट ट्रिकी वन। इसके बाद में अभी हम लोग अगर देखते हैं, इसके साथ में आते हैं एडिशनल टॉपिक। कोई दमदार बात नहीं है यहाँ पे भी। इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर और कंट्रोल। इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर और कंट्रोल ये क्या कहता है कि कभी भी आपने किसी कंपनी को डायरेक्टली एक्वायर नहीं किया, आपने एक कंपनी को एक्वायर किया है, उसके कारण किसी और कंपनी में
आपका कंट्रोल 25% टच हो चुका है. यू हैव अक्वायर्ड एक्स लिमिटेड, बट इसके कारण इफेक्टिवली योर कंट्रोल इन वाई लिमिटेड हैज ट्रिगर्ड द ओपन ऑफर. तो दिस इज इनडायरेक्ट एक्विजिशन. रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्विजिशन ये कहता है कि कभी भी अक्वायरर और पीएससी जब भी शेयर्स खरीदते हैं टारगेट कंपनी के, उसके 26 वीक के अंदर अगर उन्होंने कोई भी शेयर्स खरीदे एट अ प्राइस हायर देन द ऑफर प्राइस, तो उनको वो जो हायर अमाउंट है वो सबको देना पड़ेगा जिन्होंने भी ओपन ऑफर के अंदर शेयर्स बेचे थे. काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है. उसके बाद में आता है विड्रॉल ऑफ ओपन ऑफर. एक बार ओपन ऑफर दे दिया उसके बाद में विड्रॉ कर सकते हैं क्या? बाकी सब तो प्रोविजन है. ये 3-4 पॉइंट बताते हैं कि विड्रॉल आप कब कर सकते हैं. पहला, अगर स्टैट्यूटरी अप्रूवल जो चाहिए था वही रिजेक्ट हो गया. मान लीजिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि ये एक्वायरर आप नहीं कर सकते, कंपटीशन कमीशन या किसी के भी कारण आप एक एक्विजिशन कर रहे हो और सरकार ने मना कर दिया कि आप एक्वायर नहीं कर सकते, तो ऑफ कोर्स आपका ओपन ऑफर विड्रॉ हो जाएगा. सही है. जैसे कि आज की तारीख में अगर मान लीजिए जियो बोलता है कि मैं एयरटेल को एक्वायर कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट करने नहीं देगा. गवर्नमेंट लगे अरे ये क्या बात हुई, फिर तो तुम मचा दोगे ना. अगर तुम महीने के 2000 रखोगे तो भी लोगों को देना पड़ेगा फिर. तो इट इज जस्ट कि ऐसे एक्विजिशन को गवर्नमेंट होने नहीं देता है. तो अगर स्टैट्यूटरी अप्रूवल की बात आती है वही रिफ्यूज हो गए तो आपका ऑफ कोर्स ओपन ऑफर कैंसिल हो जाएगा. अक्वायरर एक नेचुरल पर्सन है. कोई भी कंडीशन है जो कि अग्रीमेंट में स्टिपुलेट की थी आपने फॉर एक्विजिशन अट्रैक्टिंग ऑब्लिगेशन टू मेक द ओपन ऑफर इज नॉट मेड फॉर द रीजन आउटसाइड द रीजनेबल कंट्रोल ऑफ अक्वायरर. कोई भी कंडीशन थी जो आपके ऑफर के अंदर थी और वो कंडीशन शेयर परचेज अग्रीमेंट की थी और वो कंडीशन मीट नहीं हो पा रही है और इसमें अक्वायरर की गलती नहीं है, यहां पर भी ओपन ऑफर विड्रॉ हो जाएगा. और लास्ट सेबी को अगर लगता है कोई भी और सर्कमस्टेंसेस जो कि जस्टिफाई करते हैं विड्रॉल को, सेबी जस्टिफाई करते हैं विड्रॉल को, सेबी अलाउ कर देगा विड्रॉल. वापस एक बार 4 पॉइंट है जिसके इसके अंदर विड्रॉल हो जाएगा. कोई स्टैट्यूटरी अप्रूवल है, जो अप्रूवल आपके रिजेक्ट हो गए. नेचुरल पर्सन था अक्वायरर, वो व्यक्ति की डेथ हो चुकी है. अक्वायरर ने कंडीशंस रखे थे कुछ अग्रीमेंट के अंदर और कंडीशन मीट नहीं हो सकते हैं अब विदाउट द कंट्रोल ऑफ अक्वायरर, या सेबी को किन्हीं भी सर्कमस्टेंसेस में लगता है कि यहां पे विड्रॉल जस्टिफाइड है तो सेबी विड्रॉल अलाउ कर सकता है. ये 4 केसेस हैं कब विड्रॉल हो सकता है ओपन ऑफर का. इसके बाद में प्रोसीजर दे रखा है कि अगर कभी भी विड्रॉल होगा तो सेबी विल गिव अ रीजनड ऑर्डर जो वेबसाइट पे सेबी के लिस्टेड रहेगा. जब भी विड्रॉल होगा तो जिन न्यूज़पेपर के अंदर आपने ओपन ऑफर के बारे में डिटेल दिया था, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल याद है, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट, उन्हीं न्यूज़पेपर में वापस आपको विड्रॉल के बारे में भी बताना होगा. साथ में आपको सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, टारगेट कंपनी, 3 लोग नहीं हाथ पकड़ के घूमते हैं, सब इंफॉर्मेशन इन तीनों को साथ में दो. इन तीनों को भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा. बहुत इजी. ये पार्ट इज प्रोसीजर, ये इजी है, ये पार्ट यू हैव टू रिमेंबर. फिर आता है फुद्दू पॉइंट, मोड ऑफ पेमेंट. कि आखिर ओपन ऑफर में पेमेंट कैसे करेंगे. आप पेमेंट कर सकते हैं कैश में, सबसे प्रेफरेबल मोड. दूसरा आप कर सकते हैं इश्यू, एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द एक्वायरर बाय इश्यू, ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योर्ड डेट जिसका बेसिक क्रेडिटिंग होना चाहिए, एंड बाय इश्यू, एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ कन्वर्टेबल डेट. इश्यू, एक्सचेंज, ट्रांसफर, ये वर्ड तो याद रख लेना है. इश्यू, एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इश्यू, एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योर्ड डेट, एंड इश्यू, एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ कन्वर्टेबल डेट. इसके अंदर आप कर सकते हैं. और लास्ट ऑप्शन आता है कॉम्बिनेशन. तो कैश हो गया, लिस्टेड इक्विटी, लिस्टेड डेट या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी या फिर एक कॉम्बिनेशन, इन सब के अंदर आप पे कर सकते हो. इट्स अ वेरी इजी थिंग. फिर आता है एग्जाम्पशन. एग्जाम्पशन यहां पे डिस्कस नहीं किया जा सकता. फिर आते हैं 2 क्वेश्चन एग्जाम्पशन को भी यहां डिस्कस नहीं हो सकते. फिर आता है आपका एक टॉपिक ऑफ ऑब्लिगेशन. अब एक ऐसा टॉपिक आता है ऑब्लिगेशन, जनरली बच्चों को परेशान करता है क्योंकि ऑब्लिगेशन हर चैप्टर में मिल जाएगा. हर चैप्टर में आगे ऑब्लिगेशन बताओ, ऑब्लिगेशन बताओ, ऑब्लिगेशन बताओ. आपको इस प्रकार से ऑब्लिगेशन को हर बार रीड करना है कि जो टॉपिक्स उस चैप्टर में पढ़े हैं वही तो ऑब्लिगेशन होगी मर्चेंट बैंकर की. तो यहां पे अगर हम लोग पढ़ते हैं कि पब्लिक अनाउंसमेंट देना है, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देना है, न्यूज़पेपर में देना है, तो ये सब ऑब्लिगेशन इन्हीं लोगों की तो होगी कि पब्लिक अनाउंसमेंट देंगे, उसमें जो भी लिखेंगे सच लिखेंगे. तो आपको उसको चैप्टर से कनेक्ट करते हुए पढ़ना है. डू नॉट प्रेशराइज योरसेल्फ कि ये जो टॉपिक है ऑब्लिगेशंस ये आपको कंठस्थ हो जाए. ये कंठस्थ नहीं हो पाते बिकॉज दे आर वेरी जनरलाइज्ड. एक बार देखते हैं अच्छे से ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशन ऑफ द टारगेट कंपनी. टारगेट कंपनी जो एक कंपनी है उसकी क्या ऑब्लिगेशंस होगी. टारगेट कंपनी का ऑब्लिगेशन होगा कि भैया ये सब चलने दो, तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दो. लोग तुम में इंटरेस्टेड इसलिए बिकॉज योर बिजनेस इज गुड. तो डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग फोकस ऑन योर ऑर्डिनरी बिजनेस. ओके. साथ में अक्वायरर को ध्यान रखना है दैट टारगेट कंपनी को, अक्वायरर को 2 दिन के अंदर सारे लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर दे देना है. क्यों, सुनना अच्छे से. अक्वायरर टारगेट कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर को ओपन ऑफर दे रहा है ना, तो उसको टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर का लिस्ट तो चाहिए. तो टारगेट कंपनी का एक ऑब्लिगेशन है कि अक्वायरर को लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर दे दे एसएप विद इन 2 डेज. जब जो भी डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट आता है कंपनी का, उस समय पे कॉन्स्टिट्यूट कर लिया कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू गिव अ रिकमेंडेशन. याद आ रहा है पॉइंट
कि जो भी टारगेट कंपनी है उसको एक कमिटी बनानी पड़ेगी, वो कमिटी रिकमेंडेशन देगी कि क्या आपको अक्वायरर के इन शेयर्स को अक्वायर करना चाहिए या नहीं। अक्वायरर को ओपन ऑफर दे रहा है ना, तो आपको अपने शेयर्स बेचना चाहिए या नहीं। तो इसको लेके आपको टारगेट कंपनी को एक कमिटी बनानी है जो रिकमेंडेशन देगी। उसके बाद में कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि एक रीजन रिकमेंडेशन देगी ओपन ऑफर के ऊपर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि वेरिफिकेशन करेंगे शेयर स्टैंडर्ड को, जितने लोगों ने ओपन ऑफर में शेयर बेचने के लिए आए वो आपके शेयर होल्डर हैं या नहीं, ये सबका कंफर्मेशन देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड साथ में दे विल मेक अवेलेबल टू ऑल द एक्वायरर मेकिंग कंपीटिंग ऑफर एनी इंफॉर्मेशन, कि कोई भी इंफॉर्मेशन कोऑपरेशन अगर चाहिए तो कंपनी की तरफ से मिलेगा। हम बात कर रहे हैं टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी की क्या क्या ऑब्लिगेशन है। टारगेट कंपनी की पहली ऑब्लिगेशन आ गई कि वो अपने बिजनेस पे ध्यान दे। दूसरी ऑब्लिगेशन आ गई अपने शेयर होल्डर्स की लिस्ट दे दे, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट पे एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कर दे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ में एक प्रॉपर रीजन जस्टिफिकेशन कि ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी में आपको शेयर्स बेचने चाहिए या नहीं, वेरिफिकेशन ऑफ शेयर स्टैंडर्ड, और जितने भी अक्वायरर या कंपीटिंग ऑफर दे रहे हैं उन सबको कोऑपरेट करेगी टारगेट कंपनी। ऑब्लिगेशन ऑफ टारगेट कंपनी। फिर आता है ऑब्लिगेशन ऑफ अक्वायरर। अक्वायरर के क्या ऑब्लिगेशन है। मोर और लेस अक्वायरर और मैनेजर के ऑब्लिगेशन ओवरलैपिंग लगते हैं, बट अक्वायरर की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला उसके पास अरे उसको अक्वायर करना है 26% शेयर का पब्लिक ऑफर, तो क्या होना चाहिए, पैसा। फर्म अरेंजमेंट होना चाहिए ऑफ फाइनेंस, कि पैसा होना चाहिए ताकि वो ओपन ऑफर के अंदर शेयर अक्वायर कर पाए। उसके बाद मैं सीधे थर्ड पॉइंट पे आता हूं, जितने भी चीजें पब्लिक अनाउंसमेंट में आपने दी हैं वो सब ट्रू फेयर करेक्ट होनी चाहिए, और साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप टारगेट कंपनी के शेयर सेल नहीं कर सकते ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड। तो तीन चीजें जो अक्वायर को ध्यान रखनी है, पैसा होना चाहिए, पब्लिक अनाउंसमेंट अक्वायर दे रहा है वो सब ट्रू फेयर करेक्ट होना चाहिए, और साथ में ड्यूरिंग द ओपन ऑफर वो शेयर्स को बेच नहीं सकता। ये याद रख सकते हैं सर। फिर आता है ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर का और अक्वायरर का कुछ ओवरलैपिंग एप्लीकेशन है। जो फर्म अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो ये मैनेजर को ध्यान रखना है कि अक्वायरर पूरा ओपन ऑफर कर लेगा, अक्वायरर के पास फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस है, वो ओपन ऑफर की पूरी फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई कर सकता है। उसको ध्यान रखना है कि पब्लिक अनाउंसमेंट में जो भी दिया वो ट्रू फेयर करेक्ट रहेगा। ये 1 2 ये पॉइंट एज इट इज ऊपर वाले हो गए ना, तो वहां से कॉपी पेस्ट आते हैं। उसके बाद में नए पॉइंट कि मर्चेंट बैंकर जो मैनेजर है उसको एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना है सभी को। जितनी भी मार्केट इंटरमीडिएट्स को एंगेज कर रहे हो सब रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ड्यू डिलिजेंस केयर एंड प्रोफेशनल जजमेंट से इसको काम करना है, और सब कुछ होने के बाद में उसको एक रिपोर्ट देनी है विद इन 15 डेज कि हमने सब ओपन ऑफर की फॉर्मेलिटीज को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ये होता है ऑब्लिगेशन। एज आई सेड एट द बिगिनिंग, वापस एंड में आप जब भी चैप्टर को पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर को पढ़ेंगे, एंड में आपको कुछ ऑब्लिगेशंस दिख जाएंगे। ऑब्लिगेशंस अच्छे से पढ़ने की चाहिए तो एक समरी चार्ट वगैरह बना के स्मार्ट तरीके से रख लेने की। इसको लेके खुद को प्रेशराइज नहीं करना है कि जैसे हमें ट्रिगर पॉइंट याद हो जाते हैं, जैसे हमें वॉलंटरी ओपन ऑफर की कंडीशन याद हो जाती है, जैसे हमको टाइमलाइन याद हो जाती है 5 डेज 1 डेज 2 डेज, वैसे हमें ऑब्लिगेशन याद होंगे नहीं होंगे। इनका नेचर ही ऐसा है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं दे आर सो जनरल इन नेचर कि वो याद रखना कठिन है। इतनी मेहनत करके आप टाइमलाइन भी याद रख पा रहे हो, 1 5 5 7 12 10 जो भी टाइमलाइन है वो टाइमलाइन आप याद रख पा रहे हो बिकॉज वो स्पेसिफिक है। बट जो चीज जनरल होती है उसको याद रखने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो इसको करके प्रेशराइज रखना, हर बार रीड करके रखना है, एंड दैट इज इट। इसके बाद में हमें दिखता है कंपीटिंग ऑफर। व्हाट इज अ कंपीटिंग ऑफर। जैसे कि हमने देखा था कंपीटिंग ऑफर के अंदर, इसके अंदर प्रोसीजर की बात ज्यादा की गई है कंपीटिंग ऑफर के अंदर, बट कंपीटिंग ऑफर क्या होता है, एक व्यक्ति ने ओपन ऑफर दिया, उसी दौरान एक और व्यक्ति ओपन ऑफर दे देता है और पब्लिक को चॉइस मिलती है कि वो अपने शेयर्स इसको बेचना चाहते हैं या इसको। यहां पे क्या लिखा है ध्यान रखना, जैसे कि फोकस किया, यहां पे 2 पॉइंट आते हैं कंपीटिंग ओपन ऑफर के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, अपॉन पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी बीइंग मेड, एनी पर्सन अदर देन एक्वायर who has made such public announcement shall be entitled to make a public announcement of an open offer within 15 days from the date of detailed public announcement made by acquirer. Acquirer ने डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है, उसके 15 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया है किसी और व्यक्ति ने, तो उसे कहते हैं कंपीटिंग ओपन ऑफर। अक्वायरर ने डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है, उसके 15 दिन के अंदर अगर किसी और व्यक्ति ने भी पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया है तो इस ओपन ऑफर को कहते हैं कंपीटिंग ओपन ऑफर। However, the open offer made under this regulation shall be for such number of shares. दूसरी रिक्वायरमेंट आती है such number of share, कि वो कंपीटिंग ओपन ऑफर कितने शेयर्स के लिए देगा। अरे कंपीटिंग तो तब बोलेंगे ना, मुकेश अंबानी साहब के पास 51% शेयर्स हो रहे हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं मेरे पास 5% मैं 5% और ले लूंगा, मेरे पास 10, ये कंपीटिंग हुआ ही नहीं ना। तो जो कंपीटिंग ओपन ऑफर दे रहा है वो एक्चुअली कंपीट कर रहा है फॉर कंट्रोल। तो कंपीटिंग ओपन ऑफर कम से कम इतने शेयर्स के लिए होना चाहिए, जो अक्वायरर है उसके पास जितने शेयर्स हैं अलॉन्ग विद जो ओपन ऑफर दे रहा है उतने शेयर्स आपके पास भी हो रहे हैं अंडर दी ओपन ऑफर। मतलब अगर अक्वायरर के पास, समझना अच्छे से, ऑलरेडी 25,000 शेयर्स हैं,
अक्वायरर ओपन ऑफर दे रहा है 26,000 शेयर्स का, तो इसके पास टोटल कितने होने के लिए हो रहा है 51, 25 ऑलरेडी है और 26 का ओपन ऑफर दे रहा है, मेरे पास यहां पे सिर्फ 15 है, तो मुझे ओपन ऑफर देना पड़ेगा 36 का, तब जाके तो मैं उसके बाहर में आऊंगा, तभी तो कंपीटिंग बोलेंगे। तो कंपीटिंग ओपन ऑफर में जो कंपीटिंग ओपन ऑफर दे रहा है सेकंड पर्सन, उसका कंपीटिंग ओपन ऑफर कम से कम इतने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए होना चाहिए, विच along with the shares he is already holding should be equal to the acquirer and his proposed open offer। तो इस स्टोरी में क्या हो जाएगा, उस acquirer के पास ऑलरेडी 25 है, मेरे पास 15 है, 25 15 ये 40 हुआ, बचा हुआ 60 तो पब्लिक के पास है, और अब हम दोनों ने ओपन ऑफर दिया है, मैंने 36 का, उसने 26,000 का, मैंने 36,000 का, पब्लिक जिसको चाहे उसको बेच सकता है। अगर मुझे 36 मिल गए तो मेरा कंट्रोल, उसको 26 मिल गए तो उसका कंट्रोल। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तब इसको कहा जाता है कंपीटिंग ओपन ऑफर। कंपीटिंग ओपन ऑफर में दो कंडीशन से ध्यान से, पहला कंडीशन कि एक्वायरर ने जब डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है उसके 15 दिन के अंदर अगर मैंने पब्लिक अनाउंसमेंट दे दिया ओपन ऑफर का तो ही ये कंपीटिंग ओपन ऑफर है। दूसरा, जो व्यक्ति कंपीटिंग ओपन ऑफर दे रहा है उसने कम से कम इतने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए कंपीटिंग ओपन ऑफर देना है विच अलॉन्ग विथ हिज करंट होल्डिंग शुड बी इक्वल टू द एक्वायरर्स करंट होल्डिंग एंड हिज ओपन ऑफर। तो उसका टोटल 51 है तो मेरा भी टोटल 51 होना चाहिए, तभी इसको बोलेंगे कंपीटिंग ओपन ऑफर। एंड दिस इज टेक ओवर कोड। सुंदर बात यह है दैट इसमें जो जो डिफिकल्ट पोर्शन है सर वो सब समझ में आ रहा है, लेकिन जो थोड़े बहुत जनरल है वो डिफिकल्टीज देते हैं, एंड इट इज नेचुरल। जितनी बार आप उसको रीड करेंगे उतने कुछ पॉइंट्स दिमाग में बैठते रहेंगे, दैट इज द एंटायर पर्पस। इस क्विक रिवीजन में दो चीजें एक्सप्रेसली कवर नहीं होती है, एक चीज कवर नहीं होती है प्राइस कैलकुलेशन और एक चीज कवर नहीं होती है आपके एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशंस आपको इसी प्रकार से पढ़ के रखने हैं कि अगर कभी भी आ जाए डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्पशन पे तो आप कुछ 7-8 पॉइंट्स अच्छे से लिख पाए। खेल कूद ऐश करो, दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन।